हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के बचे हुए चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6, 7 व 8 है उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें पहला बिंदु बनता है कि पहाड़ी व पर्वत किसे कहते हैं। तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो कि आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा 600 मीटर से अधिक ऊंचे एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। तो पर्वत किसे कहते हैं? 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं। अगला बिंदु, अपर्दन एवं निक्षेपण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह को के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं तथा वह जो टूटा हुआ पार्ट होता है वह कहीं ना कहीं जाके निक्षेप अर्थात कहीं ना कहीं जाके जमा होता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। इन प्रक्रियाओं को जलवायु तथा बर्फ के द्वारा किया करते हैं। अगला बिंदु है पर्वत। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। तो पर्वत इसे कहते हैं। एवं पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो वलित पर्वत में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या बनते हैं कि हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं तथा इनकी सतह वलित पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ होती है एवं शिखर शंक्वाकार होता है। तथा भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो कि यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है कि नहीं। तथा अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है एवं उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम होती है। भ्रंशोत्थ पर्वत किसे कहते हैं? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाए। यूरोप की राइन घाटी तथा वाजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। जैसा कि कुछ इस प्रकार होता है भ्रंशोत्थ पर्वत। इस पार्ट को उत्खंड कहते हैं तथा इस जो नीचे का पार्ट होता है इसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। तो भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरोप की राइन घाटी तथा वाजेस पर्वत। अगला पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजीयामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अगला बिंदु है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। तो यह कुछ इस प्रकार होता है। यह ऊपर की ओर मेज के समान होता है तथा यह इतनी दूरी 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की होती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वह है तिब्बत का पठार। पठार में अगला बिंदु यह है कि पठार बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उसमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है तथा भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। यह प्रश्न बन चुका है कि कौन सा पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है अफ्रीका का पठार। अगला बिंदु, पठारों क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ या खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो लावा पठारों में किस मिट्टी की प्रचुरता होती है? वह है काली मिट्टी। अगला बिंदु है मैदान। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, वह है कि भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला चैप्टर है हमारा देश भारत। तो इसमें प्रथम बिंदु है भारत एक बहुत भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है तथा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो भारत का प्रायद्वीप भाग कुछ इस प्रकार है। इस तरफ प्रशांत महासागर है, इस तरफ बंगाल खाड़ी तथा इस तरफ अरब सागर है। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी दूरी है?
भारत की 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम तक कच्छ में कितनी दूरी है? 2900 किलोमीटर। अगला बिंदु, भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में तथा पश्चिम से लेकर पूर्व का भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में। बहुत बड़ी देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा कितने घंटे पहले सूर्योदय होता है? तो वह 2 घंटे पहले। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक हो, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत से लगती है, जिनकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इनकी ट्रिक है बचपन में BA। क्या ट्रिक है? बचपन में BA। तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल तथा में से म्यांमार, बी से भूटान एवं आ से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है एवं सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जो डायरेक्टली साझा नहीं करते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। यह पुराना डाटा है। अब 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे नवीनतम जो राज्य बना है वह तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को बना, एवं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर नामक 2 यूटी में बनाया गया। तो 31 अक्टूबर 2019 को यह प्रश्न बन सकता है कि जम्मू कश्मीर नामक स्टेट को लद्दाख एवं जम्मू एंड कश्मीर नामक 2 यूनाइटेड टेरिटरी में बना दिया तथा 9 दिसंबर 2019 को दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली को मिलाकर 1 यूटी कर दिया गया। अगला बिंदु, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। भारत का भौतिक विभाजन। हिमालय पर्वत का 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, जो भारत के उत्तर में सबसे ज़्यादा हैं। उनमें सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम को शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान किसी के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि नदियों द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं उनसे बहुत उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। इस भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है? तो वह है उत्तरी मैदान के दक्षिण में। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली श्रृंखला, जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये नदियाँ पश्चिम में बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पूर्व के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है।
इसमें यह बिंदु है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिस सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है जिसे। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र के प्रवेश करती हैं, उसी जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? वह है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें एक बिंदु यह बनता है कि जैसे कि इस आगे अभी बताया है कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप, तो प्रवाल क्या है? प्रवाल छोटे जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं एवं पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है एवं पॉलिप की जब मृत्यु हो जाती है तो उनमें सिर्फ कंकाल बचता है तथा इसी से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें प्रथम बिंदु बनता है मौसम। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होता है। तो इसमें बिंदु बनता है कि मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, जिसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं। तथा अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम है, जिसे शरद ऋतु कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ठंडे मौसम, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम रहता है। अगली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। तो इसमें बिंदु बनता है कि लू किसे कहते हैं? दिन के समय गर्म एवं शुष्क जो पवन बहती है उसे लू कहा जाता है। अगला बिंदु दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो इसमें सर्वप्रथम यही बिंदु बनता है कि वर्षा का मौसम में कौन सा मानसून होता है, तो उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। यह मानसून के आने का तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह प्रश्न सीटेट इसी 2022 वाले पेपर में पूछा जा चुका है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में पवनें किस ओर से किस ओर बहती हैं, तो वह पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। तो ये पवनें जब बंगाल खाड़ी व अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती हैं एवं जब पर्वतों से टकराती हैं तब वर्षा करती हैं। मानसून के लौटने तथा का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से प्रश्न बन सकता है कि लौटते हुए मानसून से कौन से राज्यों में वर्षा होती है, तो वो विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। अब अगला बिंदु है जलवायु किसे कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिन से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है जो इसी बार पेपर में आ चुका है कि मानसून शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। तो भारत में कृषि किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर होती है। अगला बिंदु है किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म होते हैं ना ही अधिक ठंडे होते हैं। समुद्र तट होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। तो यह बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि भारत में कितनी विभिन्नता पाई जाती है मौसम में। प्राकृतिक वनस्पतियाँ किसे कहते हैं? घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं।
जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वन प्रमुख वृक्ष महोगनी, एमोनी तथा रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या बनता है कि ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है तथा ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है इन वनों में, एवं वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, इस वजह से इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी भाग की सकरी पट्टी में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख प्रकार हैं महोगनी वृक्ष, एबोनी तथा रोजवुड। पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो पहला बिंदु यही बनता है कि पतझड़ वन को ही मानसूनी वन कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो पतझड़ वन के महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन्हें ही मानसूनी वन कहा जाता है। ये कम घने होते हैं तथा वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इनके प्रमुख प्रकार हैं साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम तथा ये एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रकार है कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के कुछ शुष्क भागों में ही पाई जाती हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो अगर यह प्रश्न बनता है कि कटीली झाड़ियों में कांटों का क्या कार्य होता है, तो वह पानी की क्षति को कम करने के लिए होती हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट तथा गुजराती में पाई जाती हैं। अगला प्रकार है पर्वतीय वनस्पतियाँ। पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों के आकार शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वन कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन तथा देवदार। तो शंकुधारी वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन तथा देवदार। अगला वन है मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में ही हो सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो मैंग्रोव वन बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि यह वन खारे पानी में ही रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह पाए जाते हैं। तथा सुंदरी वन इन प्रकार के वनों में बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, इसीलिए इनका नाम सुंदरवन पड़ गया है। अगला बिंदु प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी जैसे पेलिकॉन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल, बतख, कर्लियो इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आती तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो प्रवासी पक्षी के कुछ उदाहरण हैं पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल बतख, कर्लियो इत्यादि। चलिए आज का सेशन यहीं तक। अब हम अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।